क्लास का, तो सिंपल है। लेकिन ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना सीआरपीसी, ये 40 नंबर तक का आ सकता है पेपर में। ओ भाई नहीं, हाँ, द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 40 मार्क्स। क्या आपने बचपन में पढ़ा हुआ है चैप्टर? लेकिन ये वो नहीं है, इट इज डिफरेंट। ये थोड़ी कहानी अलग है। और मैं आपको बताऊं कि प्लीज प्लीज लिसन, इसमें तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे जब हम ये चैप्टर करेंगे। अच्छा, सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोई बताएगा वैसे मुझे ये होता क्या है? प्लीज यार बातें मत करो भाई, मैं इतना टेक्निकल बता रहा हूं तुम्हें और तुम बातें कर रहे हो। हाँ जी, सी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, सीआरपीसी है क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? यस, चलो इसको कहानी सुन लो, ये है क्या और ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये समझते हैं, ठीक है। सीआरपीसी हमारे देश में, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स, और ये शायद सबको पता ही होगा लेकिन एक बार लिख लीजिएगा। इन इंडिया, बच्चों सबको लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बाद में पछताना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप ऑफ केसेस। One is civil case and second is criminal case. सिविल केस कोर्ट में कैसे फाइल होगा, हाउ टू फाइल सिविल केसेस, और सिविल प्रोसीडिंग कोर्ट में कैसे चलेंगी, सिविल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में कैसे चलेंगी, उसके लिए एक लॉ है, दैट इज सीपीसी, सुना है ना, सिविल प्रोसीजर कोड। और क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग कैसे चलेंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट में कैसे चलेंगी, इसके ऊपर एक लॉ है, दैट इज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी आई वुड से और सीपीसी, दे आर द प्रोसीजरल लॉ। ये आपको क्या बताते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी और सिविल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, समझ आई बात कुछ? तो ये आपको ये बताते हैं। आई थिंक एग्जीक्यूटिव में भी आपने पढ़ाई होगा, ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, दैट प्रोसीजर लॉ। फिर ये भी पढ़ा होगा, सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ होता है, बट आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर लॉ, दैट इज सीपीसी एंड सीआरपीसी। एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी तो वो उसके लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, सीआरपीसी, दैट इज अ प्रोसीजरल लॉस, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है सीआरपीसी 1973 इसका पर्पस क्या है? एक बार दोबारा बोल दें प्लीज, ये तो बहुत आराम से करना पड़ेगा भाई, ये वाला चैप्टर सुपर स्लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। और ये पीछे पीछे बोलना सर, ये बहुत टेक्निकल है। सिविल प्रोसीडिंग को कौन रेगुलेट करेगा, सीपीसी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कौन रेगुलेट करेगा, सीआरपीसी 1973। समझ आ गई बात है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल प्रोसीडिंग? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल प्रोसीडिंग? क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या है? हाँ जी,
हाँ जी बताइए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है? और मैं आपसे सिंपली पूछ लूँ व्हाट इज क्राइम, या मैं आप सिंपली आपसे पूछ लूँ व्हाट इज ऑफेंस? मैं आपको सीआरपीसी का रेलेवेंस बता रहा हूँ आपके कोर्स में क्या है। व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज ऑफेंस? हाँ जी, क्या आपने कभी क्राइम किया है? हाँ जी, क्या आपने कभी कोई क्राइम किया है? कितने कह रहे हैं सर हम क्रिमिनल हैं, हमने क्राइम किया हुआ है? देख लो भाई इन क्रिमिनल्स की शक्ल देख लो अब जरा। तो मेरे हाथ खड़ा है सिर्फ। व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज ऑफेंस? हाँ जी, किसी का खून कर दिया, इज इट क्राइम? किसी का खून कर देना इज अ क्राइम? कह रहा अगर उसकी इंटेंशन है तो, एक शब्द आ गया भाई, इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन के बारे में बात जरूर करेंगे भाई, इंटेंशन है तो। मेंस रिया, गिल्टी माइंड। अच्छा क्या हुआ, मेरे ना थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की आदत है, तो क्या हुआ सीआरपीसी पढ़ा रहे थे हम लोग, तो एक दिन मैं असली की बंदूक ले आया टू शो यू व्हाट इज क्राइम, और मैंने किसी को गोली मार दी और वो मर गया। इज इट क्राइम? आंसर इज नो। व्हाई? मैंस रिया नहीं है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर में 2-3 जाने चली भी गई तो क्या पता भाई, इतना तो झेलना पड़ेगा ना तुम्हें भी। तो मैंने कोई इसे जानबूझ के मारा या प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए मारा? क्या मुझे फांसी लगनी चाहिए? सिर्फ ये कह रहा है हाँ, और कोई कुछ नहीं कह रहा। नो नो राघव नो। हाँ इसकी कौन सुनेगा? चलो बिल्कुल, एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है, दैट इज इंटेंशन। हम इंटेंशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। और हाँ गिल्टी माइंड है, तो क्या मर्डर करना क्राइम है? हाँ अच्छा, हु टोल्ड यू मर्डर इज अ क्राइम? हु टोल्ड यू दैट मर्डर इज अ क्राइम? अच्छा क्या हुआ, मम्मी ने बताया था? मम्मी इंटेलिजेंट है फिर तो। चलो अच्छा, एक है ना गाय है, काऊ, बुफेलो, आपने बुफेलो की गर्दन काट दी, इज इट अ क्राइम? बुफेलो, क्या बुफेलो यानी गाय की हत्या, गौ हत्या, इज इट अ क्राइम? कितने कह रहे इट इज अ क्राइम? कितने कह रहे नो इट इज नॉट अ क्राइम? बकरा, बकरा काट दिया और अभी कटे। कुछ दिन पहले मौसम आया था, नहीं मौसम नहीं आया था अभी ईद में, तो क्या वो क्राइम है? तो लिखेगा देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्राइम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्राइम का कोई मतलब नहीं है। क्राइम वो है जो लॉ बोलता है इट इज अ क्राइम। क्राइम का कोई मतलब नहीं है। लॉ ने सिर्फ ये बोला है, अगर किसी भी लॉ में लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस है या ये क्राइम है तो वो क्राइम है, अदरवाइज वो क्राइम नहीं है। कोई बता सकता है आईपीसी में लिखा क्या है? आईपीसी में ये नहीं लिखा कि व्हाट इज क्राइम, क्राइम का मीनिंग नहीं दिया, बस एक लिस्ट दे दी और बोला ये एक्टिविटी अगर आप करोगे तो वो क्राइम है, दैट इज ऑफेंस। उसे क्या मान लिया जाएगा? ऑफेंस। अच्छा एक सवाल है, जो ऑफेंस है क्या वो बस आईपीसी में होता है या दूसरे लॉज में भी होता है? क्या दूसरे लॉज में भी ऑफेंस हो सकता है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और मैं सीआरपीसी के ऊपर आ रहा हूं थोड़ी सी देर में, लेकिन आप एक चीज लिखो पहले। क्या कंपनीज एक्ट में ऑफेंस हो सकते हैं? तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। क्या कंपनीज एक्ट में ऑफेंस हो सकते हैं? लिखना जरा, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन है क्या कंपनीज एक्ट में ऑफेंस हो सकते हैं, और लिखेगा कंपनीज एक्ट सिविल लॉ माना जाएगा या क्रिमिनल लॉ माना जाएगा? लिखो, कंपनीज एक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लिखो जरा, कंपनीज एक्ट 2013 टोटल 470 सेक्शन,
द नंबर ऑफ सेक्शन, अगर आप कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन कॉन्ट्रावीन करते हो, अगर आप कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन कॉन्ट्रावीन करते हो तो सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करने के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, दैट डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट वट एवर, कुछ ऐसा लिखा होगा, लाइबल टू पेनल्टी। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा होगा, दैट इज लाइबल टू पेनल्टीज। लेकिन अगर कुछ अदर सेक्शन ऐसे हैं जहां पे अगर आप उन सेक्शंस को कॉन्ट्रावीन करोगे, अगर उन सेक्शन को आप कॉन्ट्रावीन करोगे तो वहां पे लिखा होगा द डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफॉल्ट या वट एवर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, देखो शब्द क्या लिखा होगा, पनिशेबल विद फाइन, पनिशेबल विद फाइन, इसको लिख लीजिए प्लीज। और या एंड इम्प्रिजनमेंट। आप कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, या तो उसमें क्या लिखा होगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर क्या शब्द लिखा होगा, लाइबल टू पेनल्टीज, या फिर किसी सेक्शन में क्या लिखा होगा, द डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट आर पनिशेबल विद फाइन और एंड इम्प्रिजनमेंट, और कोई तीसरी चीज देखने को नहीं मिलेगी, या क्या लिखा होगा, लाइबल टू पेनल्टी लिखेगा। अगर पूरे कंपनीज एक्ट में लिखा हो लाइबल टू पेनल्टी, क्या लिखा हो, लाइबल टू पेनल्टी, इट इज अ सिविल नॉन कंप्लायंस, इट इज सिविल नॉन कंप्लायंस। लेकिन अगर किसी सेक्शन में पूरे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है क्या, पनिशेबल विद फाइन और या फिर एंड इम्प्रिजनमेंट, इट इज अ, बोलो ना यार, क्रिमिनल नॉन कंप्लायंस। देखो मैं कैसे आपको सीआरपीसी कनेक्ट करवा रहा हूं, देखना हमारा क्या रेलेवेंस है सीआरपीसी का। अब एक सवाल है, कंपनीज एक्ट इज अ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। एंड कंपनीज एक्ट टोटल हाउ मेनी सेक्शन, साथ साथ बोलना है, हाउ मेनी सेक्शन, लिख लो बच्चों। 470 सेक्शन में से 35 सेक्शंस हैं, कितने, 35 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे ये शब्द यूज हुआ है, लाइबल टू पेनल्टीज। क्या यूज हुआ है, लाइबल टू पेनल्टीज। यानी पूरे कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन में से सिर्फ 35 सेक्शन क्या है, सिविल नॉन कंप्लायंस, और बाकी सारे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, पनिशेबल विद फाइन और या फिर एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी बाकी सेक्शन में क्या है, क्रिमिनल नॉन कंप्लायंस। जब भी सिविल नॉन कंप्लायंस होगा तो उसके ऊपर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टीज कौन लगाएगा, आरओसी। ये बात लिखी है सेक्शन 454 में, और इसको बोलेंगे सिविल प्रोसीडिंग। क्या बोलेंगे इसको, सिविल प्रोसीडिंग्स। बोलो ना, क्या बोलेंगे, सिविल प्रोसीडिंग। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में, हाँ जी अब सवाल का जवाब दें, अगर पूरे एक्ट में कहीं लिखा है पनिशेबल विद फाइन और एंड इम्प्रिजनमेंट, तो आरओसी उठा के डायरेक्टर को जेल में डालेगा क्या? तो सर ऐसे क्रिमिनल नॉन कंप्लायंस को क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और आपको पता है क्रिमिनल नॉन कंप्लायंस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंपनीज एक्ट में कहाँ चलती है, स्पेशल कोर्ट्स। तो हमारे कंपनीज एक्ट में नाम सुना है कभी स्पेशल कोर्ट, सेक्शन बोलो 435। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इन द कंपनीज एक्ट, अच्छा इसके थ्रू आपको एक क्वेश्चन का जवाब और मिल गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टीज। कई बच्चे पूछते रहते हैं बता दो सर, मैं बोलता हूँ भाई क्लास में आएगा तब बताएंगे, ऐसे तो नहीं। तो आपके सामने है फाइन क्या है और पेनल्टी क्या है। आपको याद क्या करना है, दो चीज़ें। अब देखो भाई, जब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे कभी भी, तो पेनल्टी तो आएगी आएगी। अभी हम लोग सीआर में बायबैक पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे लास्ट सेक्शन में वो फाइन पेनल्टी आएगी, तो क्या लिखा होगा, लाइबल टू फाइन या फिर पनिशेबल विद, सॉरी लाइबल टू पेनल्टी या फिर पनिशेबल विद। तो अगर लाइबल टू पेनल्टी कहीं लिखा हो तो उसे देखकर अंडरलाइन करके क्या बोलना, सिविल नॉन कंप्लायंस। केस कहाँ जाएगा, 454 आरओसी। लेकिन अगर कहीं लिखा हो क्या,
पनिशेबल विद फाइन और एंड इम्प्रिजनमेंट, तो क्या बोलना, क्रिमिनल नॉन कंप्लायंस, और केस कहाँ जाएगा, 435, दैट इज स्पेशल कोर्ट। तो एक सवाल है, कंपनीज एक्ट सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। चैप्टर का नाम आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया आज मालूम? सीआरपीसी। एक छोटा सा सवाल है, हम सीआरपीसी आईसीएसआई के सिलेबस में क्या कर रहे हैं और हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्योंकि कंपनीज एक्ट में अब अभी आपने एक लाइन बोली, अभी आपने मुझे ये बोला कि जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, तो सर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब भी होगी तो कौन सा लॉ लगेगा, आप बता दो? सीआरपीसी। कौन सा लॉ लगेगा? सीआरपीसी। तो आप बताओ यहाँ पर इट इज़ अ प्रोसीजर लॉ, तो कंपनीज एक्ट में भी जब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग आएंगी तो कौन सा लॉ लगेगा? सीआरपीसी। यानी हमें सीआरपीसी नहीं पढ़ना है, हमें सीआरपीसी कनेक्ट करना है किसके साथ? कंपनीज एक्ट के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन मुश्किल होने वाला है कि पहले तो सीआरपीसी पढ़ना है और फिर वो कंपनीज एक्ट के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है और हमें उसमें क्या समझना है। दैट इज अ बिग डील, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ये आसान नहीं है। अरे गेटिंग, ये सीआरपीसी हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम कोई एडवोकेट थोड़ी ना बन रहे कि हमें सीआरपीसी पढ़ाएं। ये सारा का सारा अब मैं आपको जो सीआरपीसी में पढ़ाऊंगा ना, वो आप देखोगे मैं साथ के साथ कंपनीज एक्ट के साथ कनेक्ट करता चला जाऊंगा। कंपनीज एक्ट में ऐसा है, कंपनीज एक्ट में वैसा है, वो सारा सीआरपीसी निकलता रहेगा। तो दैट इज अ लॉजिक कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। अच्छा, कैसा हो सकता है कि आपके डायरेक्टर को पुलिस पकड़ के ले जाए? क्या यू शुड नो एज अ कंपनी सेक्रेटरी द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी, हाउ दे कंबाइंड एंड ब्लेंड विद द कंपनीज एक्ट? यस। तो क्या आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर से प्रैक्टिकल लाइफ में? एंड आंसर इज यस। होपफुली पर्पस इज ओके विद यू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, व्हाट इज क्राइम? Now again I am asking the same question, what is crime? तो लिखेगा क्राइम क्या है? क्या क्राइम डिफाइन है? नो। तो लिखेगा क्राइम इज what law says it is। क्राइम की कोई परिभाषा नहीं है, क्राइम बस वो है जो लॉ कहता है क्राइम है, बस वही क्राइम है। अगर लॉ कहता है ये क्राइम है तो वो क्राइम है, लॉ कहता है ये क्राइम नहीं है तो वो क्राइम नहीं है। सुनना, मुर्गों को मारना किसी लॉ में नहीं लिखा क्राइम है, तो सर मुर्गों को मारना क्राइम नहीं है। आर गेटिंग? गाय को मारना अब है ना, नहीं अब सुनो, इसमें भी कुछ स्टेट्स में है कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो जिन स्टेट, अब देखो जिन स्टेट में गाय को मारना क्राइम है, लॉ में लिखा है कि गाय को मारोगे क्राइम है, तो उस स्टेट में तो क्राइम है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बीफ बिकती है, गाय के मीट को बीफ बोलते हैं और लोग खाते हैं, बर्गर में लगा लगा के देते हैं। तो कहाँ है बताओ क्राइम? कहाँ है? हो रहा है सब कुछ। लेकिन कुछ स्टेट के अंदर बिल्कुल प्रोहिबिट है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद यूपी में उसने योगी ने कहीं कर रखा हुआ शायद। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, अगर वहां पे प्रोहिबिट है बाकी जगह प्रोहिबिट नहीं है, तो बाकी जगह गाय को मारना क्राइम नहीं है। अब अगर क्राइम डिफाइन होता फिर तो वो क्राइम पूरे देश में लागू होता, लेकिन क्राइम कहीं डिफाइन है ही नहीं। क्राइम क्या, व्हाट इज क्राइम? व्हाट लॉ सेज इट इज अ क्राइम। क्या ये समझ में आ रहा है आपको क्राइम क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें दिमाग में आ रहा है, क्या सुसाइड इज अ क्राइम? क्या सुसाइड इज अ क्राइम? सुसाइड समझ में आता है? सुई, इट इज अ लैटिन वर्ड, सुई साइड। और मैं आपको बताऊं, सुई का मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है डेथ। तो सुई साइड इज व्हाट? सेल्फ डेथ। इज इट अ क्राइम? हाँ, क्या ये क्राइम है? कितने कह रहे हैं यस इट इज अ क्राइम? अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, एक बंदा छत से कूदा मर गया, इट इज अ क्राइम, सजा किसे दोगे? मतलब क्या बोलोगे, तेरी लाश को जलाएंगे? नहीं, यही तेरी सजा है, तुम मरा क्यों? मतलब कैसी बातें करो, थोड़ा दिमाग भगवान ने दिया नहीं दिया? आदमी मर गया है, तुम कह रहे हो वो क्राइम है, और अगर वो क्राइम है तो किसी को ना किसी को सजा भी तो मिलती होगी।
तो किसे सजा दोगे, जो मर गया या उसके घर वालों को, किसको सजा दोगे? कोई सजा देने के लिए है या उसके दोस्त को पकड़ लोगे? इट्स नॉट अ क्राइम, सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। यू मे ट्राई, सच कह रहा हूं कोई सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड। अजी क्या ये क्राइम है? मतलब देखो, बंदा छत पे चढ़ा और कूद गया और मरा नहीं, पुलिस कह रही है बेटे तेरे को हम मारेंगे अब। इज इट अ क्राइम? सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, बट क्या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्राइम? कितने कह रहे हैं यस? तो लिखेगा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्राइम। लेकिन क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आ गई और एक एक्ट नया बना, मेंटल एक्ट, हेल्थ केयर एक्ट। ये 2017 में लेटेस्ट अमेंडमेंट है और इसने है ना, ये एक्चुअली ना सेक्शन 309 में लिखा था भाई कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्राइम, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर ने इस सेक्शन 309 को डिलीट कर दिया है। तो आज की डेट में सुसाइड करना भी क्राइम नहीं है और आप अटेम्प्ट कर लो वो भी क्राइम नहीं है। तो आज की डेट में दोनों फ्री हैं, कोई क्राइम नहीं है। कोई बताएगा ये क्यों अलाउड कर दिया? क्या लॉ मेकर इज प्रमोटिंग सुसाइड? नो, एक्चुअली लॉ मेकर का मानना ये है आदमी परेशान है, सुसाइड तभी तो करता होगा और आप उसे परेशानी में और परेशान कर रहे हो कैद कर कर। तो कह रहा है नहीं, सुसाइड करना भी क्राइम नहीं है और उसे अटेम्प्ट करना भी सुसाइड अटेम्प्ट करना भी क्राइम नहीं है। ये किसने अमेंड कर दिया? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने। तो दैट इज समथिंग रिगार्डिंग क्राइम। तो क्राइम इज व्हाट लॉ से इट इज, अदरवाइज क्राइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन ऐसी क्या मतलब बोल दूं ना? हाँ मतलब एक लेडी है एंड शी इज मैरिड। एक लेडी है, शी इज मैरिड, और एक लड़का है और इनके बीच में अफेयर है। इज इट अ क्राइम? देखो इसमें, अच्छा सुनो मेरी बात। ये ऐसा था, अगर बॉय लड़के का लेडी के साथ अफेयर है विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब ये लिखा था लो में, मैं क्या करूं इसमें? मतलब द बॉय इज हैविंग अफेयर विद द लेडी बट विदाउट द कंसेंट ऑफ। अच्छा अगर हस्बैंड की कंसेंट से अफेयर है देन अलाउड है, लेकिन अगर हस्बैंड की कंसेंट के बिना अफेयर कर लिया तो जो बॉय है ना, ये बोला जाता था ये क्राइम। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर ये बेटे ठीक है, अब ये क्राइम नहीं है। अब आप हस्बैंड की कंसेंट के साथ करें या बिना हस्बैंड की कंसेंट के साथ करें, नथिंग इज क्राइम एज पर द लॉ। यानी अभी भी यही समझ में आ रहा है कि क्राइम क्या है, बट लॉ सेज इट इज, बस वही क्राइम है और कोई क्राइम नहीं है। तो दैट इज समथिंग, पता नहीं क्या है ये, मतलब हाँ मैं इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाना चाह रहा हूँ। कह रहा हस्बैंड अपनी कंसेंट क्यों देगा, अब मैं इस पे क्या बताऊँ भाई। चलो तो नो कमेंट ऑन दैट। लिखिए, वैसे बातें तो बड़ी सारी थी बट रहने दो। लिखो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
क्या लिव इन रिलेशन इज अ क्राइम? लिव इन रिलेशन, और अब तो ये भी अलाउड है। हमारे इस पे तो मूवी बन चुकी है, मूवी छोड़ो, चलो वैसे भी अलाउड है। यू नो लिव इन रिलेशनशिप ना, फालतू की बात है, तुम्हें सब पता है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कौन भेजता है? अच्छा, इसकी तो तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस भी पता है पूरी। बोर्ड मीटिंग का नोटिस नोबडी नोस, हमें क्या पता। तो चलो कोई नहीं। और आज की डेट में तो इंडिया में पता नहीं क्या क्या अलाउड है, मतलब क्या बोलूं मैं। अच्छा देखो, कई चीजें क्या होती है बिना बोले समझ में आ जाती हैं, और इंडिया में तो सभी अलाउड है आज की डेट में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस सुन लो जरा। पहला, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। पहला, इसमें जो बंदा केस फाइल करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लेंटिफ, एंड द अदर पर्सन जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। लेकिन कोई बताएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो बंदा केस फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट। और अदर पर्सन को क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड। ये शब्द यूज होने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। दूसरा, द वन पर्सन इज कॉल्ड कंप्लेनेंट, द अदर पर्सन इज कॉल्ड एक्यूज्ड, और इसमें क्या बोला जाता है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। लिखिएगा, सिविल प्रोसीडिंग आर द पर्सनल मैटर्स। लेकिन लिखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर नॉट पर्सनल मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट। इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट। ऐसा बोला जाता है, क्राइम इज नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। क्राइम कभी भी एक आदमी के अगेंस्ट नहीं होता, क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो कैनवे से यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट। इन दिल्ली देयर वाज अ रेप केस इन दिल्ली, लेकिन दहशत में पूरा इंडिया आ गया था और दहशत में पूरी दिल्ली आ गई थी। कई दिनों तक, कई महीनों तक लोगों ने बसों से सफ़र करना बंद कर दिया था। आप मुझे बताओ, रेप एक पर्सन के अगेंस्ट हुआ या पूरी सोसाइटी दहशत में आ गई? तो क्राइम इज नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। एक चीज़ और सुन लो इसमें, जो सिविल प्रोसीडिंग होती है उसमें केस सिर्फ प्लेंटिफ ही फाइल करता है, क्योंकि इट इज अ पर्सनल मैटर। आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, हु विल फाइल सूट? आई विल फाइल सूट, आई विल फाइल सूट। लेकिन इफ इट इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्लेनर है, लिख लेना भाई, वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और स्टेट को उस केस को स्टेट भी कैरी ऑन कर सकती है। रिगार्डिंग दिस, क्या आप मुझे बताओ, सामने मर्डर हो रहा है, पुलिस इंतजार करती रहेगी कि मैं कब कंप्लेन करूंगा, या पुलिस खुद भी एक्शन ले लेगी? पुलिस खुद भी एक्शन ले लेगी और केस किसको फाइल कर देगी? मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट फिर चेक करेगा क्या सच में क्राइम हुआ या नहीं हुआ। अगर क्रिमिनल केस में, नोट कर लें प्लीज, अगर क्रिमिनल केस में कंप्लेन करने वाला कोई है तो ठीक है, लेकिन अगर कंप्लेन करने वाला कोई नहीं है तो उस केस को पिक कौन कर लेगा? दैट इज स्टेट, बिकॉज क्राइम इज नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट। मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्या स्टेट कैन फाइल सूट अगेंस्ट यू? बताओ, स्टेट का क्या लेना देना है? लेकिन इन केस ऑफ क्राइम के अंदर क्या स्टेट भी केस को पिकअप करके केस चला सकती है? यस। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्यूज्ड वही, सॉरी, यहाँ पे कंप्लेनेंट वही हो। अच्छा, कंप्लेनेंट कौन? हु कंप्लेन? इसको बड़े ध्यान से सुनते रहना भाई, सारी चीजें कनेक्ट होंगी थोड़ी सी देर में। हु कंप्लेन, कंप्लेनेंट कौन? हु कंप्लेन। तो दैट इज समथिंग। और कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी जिसके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है, प्लस स्टेट भी कंप्लेनेंट हो सकता है और स्टेट भी उस केस को चला सकता है। कोई बता सकता है मुझे स्टेट के बिहाफ पर केस कौन लड़ता है? स्टेट के बिहाफ पर केस कौन लड़ता है मालूम है? लिखो भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब?
सरकारी वकील, सरकारी वकील केस लड़ता है किसके बिहाफ पर? दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। तीसरा, सिविल प्रोसीडिंग में जो कोर्ट है वो डिसीजन देता है। लिखो जरा, लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी, क्या देते हैं? डिसीजन देते हैं। और उस डिसीजन को बोलते हैं डिक्री। मालूम है ना ये? तो कोई बताएगा यहां पर जो जज साहब कोर्ट डिसीजन देता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस, जजमेंट, दैट इज अ डिफरेंस। सुनो, नाउ ये जो लाइन बता रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें प्लीज। इसके अंदर जो केस, अच्छा एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोर्ट की, हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट कौन है? और हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक है। और हाई कोर्ट? हाँ जी, हाउ मेनी हाई कोर्ट वी हैव? और हाउ मेनी स्टेट वी हैव? थर्ड डिफरेंस अगले पेज पे लिखना। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है कोर्ट, मैं कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। लिखिए, कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन है हमारे यहाँ पे? और हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट है? लेकिन कोई बताएगा हाई कोर्ट कितने हैं? और हमारे देश में स्टेट कितने हैं? और यूटी कितनी है? 7 9 हो गई। अच्छा ये तो अच्छा याद करवाया, मेरे को याद कराना है। कहना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक एक्ट हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑन दैट। अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम अब हाई कोर्ट कितने हैं? क्या आपको पता है हमारे देश में, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठी की है, नोट कर लेना। हमारे देश में जो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, लिखिएगा, वी शुड नो दैट, कैलकाटा हाई कोर्ट। टोटल 25 हाई कोर्ट है। लिखिएगा, द सेकेंड वन इज, कोई बताएगा हमारे देश में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? लिखिएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और इसमें ना टोटल 160 जज हैं। टोटल 160 जजेस आर देयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड लिखेगा हमारे दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में कौन सा हाई कोर्ट है? दिल्ली हाई कोर्ट। और बच्चों लिखेगा दैट इज, इसमें टोटल 60 जजेस हैं अप्रोक्सीमेटली। और इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट इज सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अब है ना, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी बातें नोट कर लें। स्टेट इतने सारे हैं, यूटी इतनी सारी है, बट जो हाई कोर्ट है अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास है। अब सवाल ये उठता है, जब इतने सारे यूटी और स्टेट हैं तो हाई कोर्ट कम क्यों है? बिकॉज वन कोर्ट, हाई कोर्ट के पास कई स्टेट का जुरिस्डिक्शन होता है, कई यूनियन टेरिटरी का भी जुरिस्डिक्शन होता है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, दैट मान लो, वैसे मेरे पास डिटेल तो है बट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है, बस आप इतना सुन लीजिए। वैसे तो मैंने डिटेल इकट्ठी की थी, कौन कौन से हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी यूटी की जुरिस्डिक्शन है, तो वो डिटेल है मेरे पास, बट एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है तो लिखवा नहीं रहा हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जो मान लो एक हाई कोर्ट है, तो मान लो ऐसा हो सकता है कि इसके पास एक स्टेट में जुरिस्डिक्शन है, एक किसी दूसरे स्टेट में भी जुरिस्डिक्शन है, और किसी यूटी में भी जुरिस्डिक्शन है। यस पॉसिबल, और ऐसा तो है ही। एंड इन दैट वेरी केस वो हमारे देश में, इसलिए वो हाई कोर्ट थोड़े से कम है और स्टेट और यूटी ज़्यादा है।
अब ये काम कैसे करते हैं सुनना ध्यान से। अब हाई कोर्ट अगर जुडिक्शन एक से ज़्यादा है तो क्या करते हैं पता है, प्रिंसिपल बेंच तो ये अपनी जिस स्टेट में होते हैं वहां पे बना लेते हैं। मतलब प्रिंसिपल बेंच मतलब मेन बेंच, लेकिन जो अपनी ये ब्रांच बना लेते हैं, ब्रांच बोल दो या फिर इसको एसोसिएट बेंच बोल दो, जो आपको बोलना है, तो वो दूसरे स्टेट में भी रख लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि देयर इज वन हाई कोर्ट बट उसका एक बेंच किसी दूसरे स्टेट में भी है, उसका एक बेंच किसी दूसरी यूटी में भी है? पॉसिबल है या नहीं है? यस इट इज़ पॉसिबल। इसी तरीके से ये हाई कोर्ट पूरे इंडिया में काम करते हैं। अगेन, और जो मेन बेंच होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बेंच बोला जाता है। और बाकी स्टेट, अच्छा ऐसा क्यों है? नहीं तो उस स्टेट के लोगों को इतनी दूर चलकर आना पड़ेगा हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, केस फाइल करने के लिए, इसलिए वो अपनी एक एसोसिएट बेंच या ब्रांच कहाँ बना देते हैं? उसी पार्टिकुलर स्टेट में बना देते हैं। और पूरे इंडिया में इसी तरीके से चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। तो दैट इज़ हाउ हाई कोर्ट्स आर वर्किंग इन इंडिया। आर गेटिंग दिस? और सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है एक ही है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम बोलते हैं कि एक स्टेट में जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो दैट इज समथिंग द फंडा बिहाइंड द वेरियस कोर्ट इन इंडिया। तो दैट इज एक चीज़ को लिखना। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। ये जो लाइन है एक है ना, केस हुआ सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर। केस का नाम लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस का नाम लिखिए, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। इस केस में डिसाइड हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सिविल प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये कुछ लाइनें लिख रहा हूं, नोट करें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिविल केसेस are decided on the basis of evidence, but the criminal cases, कि क्वेश्चन पेपर में आएगा, but the criminal cases या criminal proceeding but in criminal cases burden to prove the evidence is on prosecution. और that is a case सुप्रीम कोर्ट ICC मॉड्यूल में गिवन है। इस केस का मतलब ये हुआ, सिविल केस में तो सिंपली एविडेंस दे दो और जज साहब उसे देखेंगे और अगर एविडेंस आपके फेवर में हुआ तो बात खत्म। लेकिन याद रखना, जब भी क्रिमिनल केस होगा सिर्फ एविडेंस से काम नहीं चलेगा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो स्टेट के बिहाफ पे लड़ रहा है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ये जो एविडेंस है ये सच्चा है, ये झूठा नहीं है। जब तक आप इस बात को प्रूव नहीं करोगे कि ये जो एविडेंस आप दिया है वो सही है या नहीं है, तब तक आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा। कैन वी से ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर जेल की सजा है, कैन वी से कैपिटल पनिशमेंट है, कैन वी से उम्र कैद की भी सजा है। तो क्या यहाँ पर आपको हर पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा? आपने अगर कभी कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखी हो, सुनिए, हैव यू सीन द मूवी पिंक? हाँ, और अमिताभ बच्चन की वो एक मूवी आई थी पिंक, और उसके अंदर एक वो रेप केस को वो लड़ रहे थे कोर्ट के अंदर। तो कैनवे से वो बंदे को प्रूफ करना पड़ रहा है, हर चीज़ को प्रूफ करना पड़ रहा है, तभी वो केस जीतेगा, अदरवाइज वो केस नहीं जीतेगा। सिविल केस में ऐसा कुछ नहीं होता सर। सिविल केस में तो आपने एविडेंस दिया और वो अगर ठीक है तो यू विन द केस। लेकिन इन द क्रिमिनल केस एविडेंस अगर है भी तो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एविडेंस सही कैसे है।
आर यू गेटिंग दिस? ओनली देन, ओनली, क्या ऐसा नहीं होता पिक्चर है, पिक्चर में बोल दिया कि देखो ये गोली चलाता हुआ दिख रहा है, एविडेंस है, बट प्रूफ करो, सामने वाला कह रहा है पिक्चर झूठी है, कर प्रूफ। मुझे क्या करना है, एक्यूज को सिर्फ एक लाइन बोलनी है, क्या ये पिक्चर झूठी है, मैंने और कुछ नहीं करना। प्रूफ कौन करेगा पिक्चर झूठी है और पिक्चर सच्ची है? द प्रोसिक्यूशन, कर दे प्रूफ। और अब वो एविडेंस लाता रहेगा, मैं तो बोलता हूं सब झूठ है भाई, सब झूठ है, मैंने खून नहीं किया, और प्रूफ कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन। अगर वो प्रूफ कर पाया तो सजा मिलेगी, अदरवाइज मेरे को सजा नहीं मिलेगी। मुझे बताओ विच इज मोर डिफिकल्ट, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना कि सिविल प्रोसीडिंग, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल प्रोसीडिंग एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। लिख लीजिए द क्वेश्चन नंबर 1, 4 मार्क्स। क्वेश्चन आ जाए तो ये 4 डिफरेंस विद द केस लॉ लिखना है, यू गेट द फुल मार्क्स। तो दिस इज सिविल प्रोसीडिंग एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। लिखिए क्वेश्चन 2, see whether for a crime intention is required, हाँ जी, क्या गिल्टी माइंड इज रिक्वायर्ड? बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, 4 मार्क अगेन। अगर मैंने खून कर दिया तो गिल्टी माइंड होना जरूरी है, सबको ही बताइए। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो मुझे सजा नहीं होगी। लिखना जरा, इन सीआरपीसी क्या मेंसरिया होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, क्या इन सीआरपीसी अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, तो क्या गिल्टी माइंड देखेगा कोर्ट? यस, गिल्टी माइंड के बिना आपको सजा नहीं मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, बड़े ध्यान से देखना, इज दैट सो इन द कंपनीज एक्ट? क्या कंपनीज एक्ट सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब मेरा सवाल है, अगर कंपनीज एक्ट 2013 में आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो क्या कोर्ट इंटेंशन देखेगा या इंटेंशन नहीं देखेगा? अब देखो वो सीआरपीसी कैसे कनेक्ट हो रहा है कंपनीज एक्ट से। क्या सीआरपीसी में क्राइम करते टाइम मेंसरिया देखना पड़ता है? यस। क्या कंपनीज एक्ट के ऑफेंस में देखना पड़ेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखिएगा, इस पे केस हुआ, केस का नाम लिखे, सुप्रीम कोर्ट का केस है, दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट केस। केस का नाम लिखिएगा सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। और इसमें डिसाइड हुआ, ये सेबी, किसी ने इस लॉ में क्या किया, इस केस में क्या हुआ, किसी ने सेबी लॉ को कॉन्ट्रावीन कर दिया। लिखो इसे, और सेबी ने पेनल्टी लगा दी। श्रीराम म्यूचुअल फंड ने बोला मैंने जो ये गलत किया है इसमें मेरी इंटेंशन कुछ नहीं थी, तो मेरे ऊपर पेनल्टी मत लगाओ, देयर इज अ लैक ऑफ मेंसरिया। डिस्प्यूट कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ऐसे लॉ के कंप्लायंस वाले केसेस में इंटेंशन देखने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस लो। तो क्या कंपनीज एक्ट में मेंसरिया देखेंगे? आई वुड से नो, एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस लो। अब बताओ इंटेंशन कहां देखनी है? क्रिमिनल केसेस सीआरपीसी में तो देखनी है, बट कंपनीज एक्ट में अगर आपने फिर तो क्या होगा, डायरेक्टर फॉर्म फाइल करेगा नहीं, बोलेगा मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो भूल गया, फिर तो लग गई पेनल्टी, कभी भी नहीं लगनी, पनिशमेंट कभी भी नहीं लगनी, डायरेक्टर कभी जेल नहीं जाने, फिर तो कभी कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सर कंपनीज एक्ट में वो मेंसरिया वाला कॉन्सेप्ट, इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग? हम लोग सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे और फिर उसे कहाँ उठा के ले जाएंगे? कंपनीज एक्ट में। दैट्स इट, यही हमें ब्लेंड करना है इसके अंदर और कुछ नहीं है। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू थिंग, नथिंग एल्स। क्या दो क्वेश्चन समझ में आ गए? पहला क्या है? हाँ जी, अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 क्या है? सिविल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या फर्क है? एक केस लो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, क्या हुआ इसे?